चलो भाई, अगला टॉपिक है टिश्यू मैचिंग, या हम जिसे कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग, या इसका एक और नाम भी बोल सकते हैं अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि हमें मालूम है कि कभी मान लो किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, रक्त की आवश्यकता होती है, तो उसको रक्त बाहर से चढ़ाया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसको खून की कमी हो गई, तो खून बाहर से चढ़ाना पड़ा। ऐसे में क्या किसी का भी खून चढ़ा देते हैं? किसका चढ़ाया जाता है? जिस ब्लड ग्रुप का वो ब्लड रहता है उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप मतलब हुआ क्या भाई? खून तो सब एक जैसा देखने में लाल दिखता है, तो किसी का भी किसी को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रक्त के कुछ रासायनिक लक्षण होते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो रसायन अलग अलग रक्त के अलग अलग पाए जाते हैं, जिनको हम रक्त समूह कहते हैं। तो अगर एक जैसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाएगा तो शरीर उसे स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, करण नहीं। और अगर किसी दूसरे समूह का रक्त चढ़ाया जाएगा तो शरीर उसे स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं स्वीकार करेगा? क्योंकि उसके ऊतक, उसके प्रोटीन, उसके रसायन आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। और उसी का एक रूप आता है जिसे बोलते हैं टिश्यू मैचिंग। कि मान लो किसी के शरीर में, किसी को ऐसा लगा कि हमको आईफोन चाहिए, और उसने अपना एक किडनी बेच दिया। बेचने के बाद जो है दूसरा खराब हो गया, अब उसको ज़रूरत है। अब आईफोन दे के किडनी नहीं आएगी, किडनी दे के आईफोन आ जाएगा, है ना? तो अब उसे ज़रूरत है। तो अब मान लो अगर किसी का किडनी किसी को प्रत्यारोपित किया जाता है तो ऐसे अपने आप नहीं चढ़ा देते, पहले देखते हैं कि उसका ऊतक यानी किडनी जो है, उसको जो ग्राही है, जो रिसीवर है, जो रिसीव करेगा, उसका शरीर उस बाहरी किडनी को स्वीकार करेगा या नहीं। और इसी के लिए क्या किया जाता है? टिश्यू मैचिंग। कि एक ऊतक दूसरे बाहरी ऊतक को स्वीकार करेगा या नहीं, इसी को कहते हैं टिश्यू मैचिंग या हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टो का मतलब टिश्यू, और कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है अनुरूपता, यानी ऊतकों के बीच में अनुरूपता है या नहीं। तो जब कभी भी अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो अंग प्रत्यारोपण करने से पहले ऊतकों की अनुरूपता चेक की जाती है, उन ऊतकों की अनुरूपता जांची जाती है, टिश्यू को मैच किया जाता है कि जो रिसीवर है उसको बाहरी ऊतक उसके शरीर में मैच हो रहा है या नहीं। अब अगर मैच हो जाएगा तो उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है शरीर रिजेक्ट कर देता है, जो रिसीवर का शरीर है वो बाहरी ऊतक को रिजेक्ट कर देता है, नहीं, बोले नहीं चलेगा, दूसरा लाओ। तो जो रिजेक्ट कर देता है उसकी वजह से अंग प्रत्यारोपण विफल हो जाते हैं, फेल हो जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। तो अंग प्रत्यारोपण जब फेल हो जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब फेल हो जाता है, तो ऐसे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे कुछ रसायन दिए जाते हैं जो इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, जो प्रतिरक्षा संदमक होते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करेंगे तो धीरे धीरे एक समय देंगे शरीर को कि तो शरीर वो जो है बाहरी ऊतक को फिर स्वीकार कर लेता है।
हो सकता है वो कुछ समय तक चलाना पड़े या पूरे आजीवन चलाना पड़े, कि ऐसे केमिकल दिए जाएं, जैसे आपने नाम सुना होगा, कौन सा, साइक्लोस्पोरिनेज सुना था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज? हाँ, क्लॉट बस्टर किसको कहा जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर होता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव के तरह यूज किया जाता है। तो इम्यूनोसप्रेसिव और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में वही काम करते हैं स्टेरॉइड्स भी, हमने पढ़ा है कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड्स और कॉर्टिसोल का यूज किया जाता है अंग प्रत्यारोपण में। अंग प्रत्यारोपण क्या बोलते हैं, अरे हिंदी बड़ी यार, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को कम कर देते हैं। तो जब किसी को एलर्जी होती है तो भी स्टेरॉइड्स दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एलर्जी को कम करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है वो किसको लेकर है? अब यही जो रसायन है, जो केमिकल है, ये केमिकल को कहा जाता है MHC कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या कहा जाता है? MHC प्रोटीन कहा जाता है, जिसकी वजह से ऊतकों की अनुरूपता जांची जाती है। MHC मतलब मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है जो इस बात की जांच करेगा कि बाहरी ऊतक को स्वीकार करना है या नहीं, ये पाया जाता है लिम्फोसाइट की सतह पर। कहाँ पाया जाता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं की सतह पर। और इसी प्रोटीन की मदद से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र या हमारा शरीर इस बात को पहचान पाता है कि कौन सा कोशिका हमारे शरीर का है और कौन सा कोशिका या ऊतक बाहर से आया है। तो हमने पढ़ा था ना कि उपार्जित प्रतिरक्षा ये पहचान सकती है कि कौन सा सेल्फ टिश्यू है और कौन सा नॉन सेल्फ टिश्यू है। मतलब कौन सा ऊतक हमारे शरीर का है, कौन सा कोशिका हमारे शरीर का है और कौन सा कोशिका बाहर से आया है। किसकी मदद से? MHC कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किस पर पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट पर। इन्हीं की वजह से क्या निर्धारित होता है? टिश्यू मैचिंग। और यही कारण होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की विफलता का, कि शरीर कब बाहरी अंग को, बाहरी ऊतक को रिजेक्ट कर दे। अब जो टिश्यू ग्राफ्टिंग है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कि अंग या ऊतक का प्रत्यारोपण कर रहे हैं, प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तो वो सबसे सफल और सबसे विफल किस में पाया जाता है? इसका अलग अलग ग्रेड बनाया गया। जैसे समझो, सबसे ज़्यादा सफलता पाई जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यदि एक ही व्यक्ति के शरीर से उसी व्यक्ति के शरीर में ऊतक का प्रत्यारोपण। जैसे कभी कोई घटना दुर्घटना होती है, कुछ लोगों का चेहरा जल जाता है, तो उसके लिए फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है। कुछ लोग अपना ऐसे ही चेहरा सुधरवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, हीरोइनें लोग करवाती हैं। हाँ, तुम लोग को ज़्यादा मालूम होगा। तो प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, जैसे सामान्यतः मान लो किसी का चेहरा जल गया, तो उसी के शरीर के एक भाग से, जैसे मान लो सामान्यतः पैर के ही जांघ वाले भाग से त्वचा का एक छिलका निकाला जाता है और जो भाग पर लगाना है वहाँ पर उसे चिपका दिया जाता है। तो ये तो एक ही शरीर के एक भाग से उसी शरीर के दूसरे भाग तक प्रत्यारोपित हुआ। तो क्या इसमें ऊतक एक ही शरीर का है? इसलिए इसके स्वीकार करने की संभावना सबसे, तो इसकी विफलता का सामान्यतः केस नहीं मिलता कि एक ही शरीर के एक भाग से उसी शरीर के दूसरे भाग में अगर ऊतक को स्थानांतरित करे। ऐसा तब भी मिल सकता है जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस हों,
मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए जुड़वा भाई भाई या जुड़वा बहन बहन। तो जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे तो वो या तो भाई भाई होंगे या तो बहन बहन होंगे, और वो देखने में एक जैसे होंगे, राम और श्याम टाइप, गीता और सीता टाइप, है ना, जैसे पिक्चरों में दिखाया करता था। जुड़वा टन टना टन 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 तारा, तो वो जो दिखाया जाता है जिनमें उनका कद काठी भी काफी कुछ मिलता है, चेहरा भी मिलता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो 99% एक दूसरे से मैच करें, लेकिन 100% आकारिकी में 100% वो भी नहीं मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि आकारिकी जो है वो बाहरी घटकों पर भी डिपेंड करती है, मतलब उनकी आनुवांशिकता 100% एक जैसी होगी। क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए एक जैसा होगा, लेकिन खान पान पर भी तो निर्भर करता है। जो जिसका डाइट अच्छा होगा वो थोड़ा सा हमारे जैसा होगा, जिसका नहीं होगा वो तुम्हारे जैसा होगा। ऐसा क्या? तो इन्हें बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो देखने में भी एक जैसे हो। मेरे स्टूडेंट रहे हैं दो, वो दोनों देखने में एक जैसे थे, तो कई बार ऐसा होता था एक की जगह दूसरा पिटाई खा जाता था, और वो मान लिया था कि उसने किया होगा, मुझे पिटाई पड़ेगी। वो एक तो उसमें से इतना शरीफ था वो बताता भी नहीं था। तो हुआ कि एक आया डाउट पूछने, और वो डाउट जो पूछ के गया, थोड़ी देर बाद दूसरा आया वही डाउट लेके। हम क्या, अबे इतनी देर से समझाते रहे, समझ में नहीं आ रही? बोले सर वो मैं नहीं था, मेरा भाई था। हमने कहा अच्छा तुम्हारा भाई था, बुला के ले आओ। और वाकई जब बुला के लाया ना, तो मुझे विश्वास नहीं हो कि ये दोनों जो है भाई 99% दोनों है। बस एक फर्क ऐसा था कि उसके गले पे तिल विल था। हमने कहा घर वाले पहचान लेते हैं कि नहीं तुम लोग को? बोले नहीं सर, घर वाले पहचान लेते हैं। कभी कभी कुछ तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं घर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर छोटे बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब तक उनका एक व्यक्तित्व नहीं सामने आता तब तक छोटे बच्चे तो एक ही जैसे होते हैं। तो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, बातें करने को नहीं बोला, तो उनमें भी अंग प्रत्यारोपण की सफलता का स्तर बहुत हाई होगा। वो ठीक वैसा ही होगा कि एक ही शरीर से एक भाग से दूसरे भाग पर भेज दिया। फिर हो गया डाइजाइगोटिक ट्विंस, कि जुड़वा हैं लेकिन शक्ल नहीं मिलती। भाई भाई हैं, शक्ल अलग अलग होगी, बहन बहन हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन देखने में दोनों एक जैसे नहीं हैं। वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विन यानी है जुड़वा, लेकिन आनुवांशिक रूप से दोनों समान नहीं हैं। फिर उसके बाद सगे भाई बहन जो जुड़वा नहीं हैं, कोई 2 साल बड़ा, कोई 2 साल छोटा, तो ऐसे सगे भाई बहन। फिर उनका जो समानता है वो तीसरे स्तर पे आती है। तो पहले बता दिया कि या तो एक ही शरीर हो या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो। दूसरा हो गया नॉन आइडेंटिकल ट्विन हो। तीसरा हो गया कि सगे भाई बहन हो लेकिन उम्र में फर्क हो। चौथा हो गया माता पिता और बच्चों में। चौथे नंबर पे आते हैं कि माता पिता और बच्चों में अंग प्रत्यारोपण हो रहा। पांचवा हो गया निकटतम रिश्तेदारों में। निकटतम, ऐसा नहीं कि हमारी ताई जी के उनके के वहाँ के वो हैं, वो वाले नहीं। निकटतम रिश्तेदारों में। निकटतम रिश्तेदार मतलब चाचा, बुआ, मौसी, मामा, इनके बीच में अंग प्रत्यारोपण। और फिर उसके बाद आता है अनरिलेटेड डोनर और रेसिपिएंट। अनरिलेटेड यानी ऐसे लोग जो आपस में रिलेटिव नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी, आप लोगों ने एक बात सोची होगी, नहीं सोची होगी हमको मालूम है, लेकिन सोचना कभी। ऐसे हमारे समाज में ना इतना जात पात है, जात पात, धर्म,
बड़ी असमानता है। गांव में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रामीण परिवेश में असर ज़्यादा। अरे वो फलाना जात के हैं, वो उस समाज के हैं, वो उस धर्म के हैं। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है ना, तब कोई जात पात नहीं पूछता। जब खून चाहिए होता है ना, तो नहीं पूछता कि ये खून कौन से समाज के आदमी के, कुछ नहीं पूछता। क्यों? ये सब ढकोसले हैं। जैसे आप ग्रामीण परिवेश में जाओगे, और मैंने ये बात को देखा भी है और मानता भी हूँ, और बोलने से कुछ नहीं होता, जो चीज़ है एग्जिस्ट कर रहा है वो है। कास्ट को लेकर, जाति को लेकर थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा असमानता है, और है वहाँ पे। आप बोलो नहीं 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 है, मैं मानूंगा ही नहीं, है। अब होता क्या है समझो, अब जो व्यक्ति उस परिवेश में रह रहा है वो उसको ध्यान दे रहा है, वही अगर चला जाता है कहीं दूसरी जगह, विदेश चला जाए या किसी दूसरे प्रदेश में चला जाए, वहाँ नहीं पूछेगा कि भैया तुम, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक ट्रेन में आप लोगों को कभी देखना, एक ट्रेन में मैं तो देखता हूँ, और ट्रेन में कभी गया कि एक आदमी, 4 लोग बैठे हैं, एक ने अपना निकाला कुछ और बनाने लगा। अब दूसरा वहाँ बैठा है सामने, कह रहा, वो कह भैया थोड़ा बढ़ा देना। वो नहीं पूछेगा कि तुम कौन समाज के हो, तुम कौन से धर्म के हो। तो ये वो चीज है जो समाज के अंतर को कम कर रही है। सही बात है ना? ये वो चीज है जो समाज के अंतर को कम कर रही है, जो समाजवाद को फैला रही है, भाईचारे को फैला रही। तो मैं कैसे बोल दूं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन समाज के लिए हानिकारक है क्या? नहीं। ये तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। और यही परिवर्तन और कहाँ मिलता है? कि शाम को बैठे और 2 पैक बने हैं, उसके बाद तू ही तो मेरा भाई है? हाँ, ज्यादा याद आ रहा है क्या? तो उसके बाद जो, अब देखो, ये समाज की बुराई तो है, इसका मतलब समझ रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, वही जो समझ रहे हो वही हम बोल रहे हैं। ये समाज की बुराई तो है, लेकिन लोगों को एक दूसरे के निकट लाने का कार्य भी करती है। तो समाज के अंतर को, और इसी पे इतना बढ़िया लिखा है, एक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन ने, कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। मंदिर मस्जिद में सब लोग, अरे हम पंडित जी, हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, हम मौलाना जी हैं, हम मंदिर में नहीं, लेकिन मधुशाला में, मैखाने में दोनों एक ही टेबल पे बैठते हैं। नहीं, एक ही टेबल पे आमने सामने बैठते हैं। तो कहा गया है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। और एक लाइन बोली गई है कि जीवन में सब लोग अलग अलग मार्ग दिखलाते हैं, कि बोले अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता कि राह पकड़कर एक चला जा, मिल जाएगी मधुशाला। इतनी बेहतरीन कविता लिखी है मधुशाला। कभी सुना है इसको? कितने लोगों ने इसको सुना है, पढ़ा है कभी? वो कविता पूरी एक किताब है, और उसमें मधुशाला के फायदे बताए गए हैं। क्या बताए गए? और ये लिखी किसने है? अमिताभ बच्चन के पिताजी ने, माननीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। बहुत शानदार कविता है। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए हानिकारक है क्या? अच्छा, अब इस पे एक और, समाज में ताकत कहाँ से आती है उसका भी एक
उदाहरण दे दूं, आप कभी देखते होगे जो बच्चे बस से आते हैं, सिटी बस से आते होंगे, यहाँ से जब घर जाते होंगे तो ऐसे लोग जो है आपको बस में मिल जाते होंगे। कोई इधर से भपका मार रहा है, कोई उधर से भपका मार रहा है। भपका समझ ही रहे होगे, है ना। अब होता क्या समझो, अब वो व्यक्ति घर गया अपने, अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो वो किसी ऐसे निम्न वर्गीय किसी उससे समाज से आता, वो घर गया होगा। घर जाके वो लड़ाई झगड़ा करेगा। क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। घर में उसकी पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, फिर सब मिलकर उसको पीटेंगे। सोचो, महिला शक्ति का सबसे बड़ा ताकत यही देता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य भी कर रहा है। आदमी जो है मार्केट से लोड होके घर जा रहा है, उत्पात मचा रहा है, और इससे महिलाओं को शक्ति मिल रही है, और फिर महिलाएं मिल के उसको कूट रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखा है कि नहीं कभी? शाम को अपने क्षेत्र के थाने पहुंच जाना 9-10 बजे, हर आए दिन तुमको एक आध दो केस मिल जाएगा कि आदमी है, पी के आया है और घर में उत्पात कर रहा है, फिर घर वालों ने पकड़ के कूट दिया। फिर वो आदमी घर आया थाने, घर वालों के लिए कंप्लेन करके, थाने वालों ने और पीटा उसको। ऐसा होता है। तो हरवंश राय बच्चन ने कहा कि कह रहे पीने के बाद घर मत जाओ। कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखो कि अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण में, अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण में, अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण में प्रत्यारोपण में उसके सफल और असफल होने, प्रत्यारोपण में उसके सफल और असफल होने, उसके सफल और असफल होने में ऊतक अनुरूपता, सफल या असफल होने में ऊतक अनुरूपता, ऊतक अनुरूपता मतलब हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ऊतक अनुरूपता हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ऊतक अनुरूपता निर्णायक होती है, निर्णायक होती है। अगला पॉइंट, इस क्रिया के लिए एमएचसी प्रोटीन, इस क्रिया के लिए एमएचसी प्रोटीन, इस क्रिया के लिए एमएचसी प्रोटीन, एमएचसी मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, इस क्रिया के लिए एमएचसी प्रोटीन, एमएचसी मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन कार्य करता है, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन कार्य करता है जो लिम्फोसाइट्स की सतह पर कार्य करता है, जो लिम्फोसाइट्स की सतह पर कार्य करता है, जो लिम्फोसाइट्स की सतह पर पाया जाता है, कार्य करता है जो लिम्फोसाइट्स की सतह पर पाया जाता है। लिखो, यही प्रोटीन, यही प्रोटीन शरीर के ऊतकों और बाहरी ऊतकों, यही प्रोटीन शरीर के ऊतकों और बाहरी ऊतकों, शरीर के ऊतकों और बाहरी ऊतकों में भेद, शरीर के ऊतकों और बाहरी ऊतकों में भेद करने की क्षमता प्रदान करता है।
भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। अगला पॉइंट, अंग प्रत्यारोपण में विफलता को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव प्रतिरक्षा संदमक उपयोग किए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव प्रतिरक्षा संदमक उपयोग किए जाते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल इत्यादि। साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल इत्यादि। ठीक है, लिखो कि कुछ स्थितियों में इन्हें आजीवन लेना पड़ सकता है। कुछ स्थितियों में इन्हें आजीवन लेना पड़ सकता है। कुछ स्थितियों में इन्हें आजीवन लेना पड़ सकता है। इन्हें आजीवन लेना पड़ सकता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इम्यूनोसप्रेसिव। ये प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को संदमित करते हैं, जिससे शरीर बाहरी अंग या ऊतक को स्वीकार कर ले। तो लिख लो, ये रसायन प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को संदमित करते हैं। ये रसायन प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को संदमित करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया को संदमित करते हैं, जिससे शरीर बाहरी ऊतकों को स्वीकार कर ले। जिससे शरीर बाहरी ऊतकों को स्वीकार कर ले। जिससे शरीर बाहरी ऊतकों को स्वीकार कर ले। ठीक है, लिखो कि अंग प्रत्यारोपण में सफलता का क्रम निम्न प्रकार से पाया जाता है। सफलता का क्रम निम्न प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1, निम्न प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1, एक ही व्यक्ति के शरीर के एक भाग से एक ही व्यक्ति के शरीर के एक भाग से एक ही व्यक्ति के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऊतक का प्रत्यारोपण। एक भाग से दूसरे भाग में ऊतक का प्रत्यारोपण या आनुवांशिक समानता वाले जुड़वा व्यक्तियों में आनुवांशिक समानता वाले जुड़वा व्यक्तियों में ऊतक प्रत्यारोपण। आनुवांशिक समानता वाले व्यक्तियों में ऊतक प्रत्यारोपण, ये दोनों एक जैसे हैं। दोनों में रासायनिक रूप में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। अब आ जाओ नंबर 2, गैर आनुवांशिक समानता वाले जुड़वा
गैर अनुवांशिक समानता वाले जुड़वा व्यक्तियों में प्रत्यारोपण। गैर अनुवांशिक समानता वाले जुड़वा व्यक्तियों में प्रत्यारोपण। गैर अनुवांशिक समानता वाले व्यक्तियों में प्रत्यारोपण। ब्रैकेट में लिख लेना नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। प्रत्यारोपण ब्रैकेट में लिख लेना नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तीसरा लिखो, सगे भाई बहनों में प्रत्यारोपण। सगे भाई बहनों में प्रत्यारोपण। भाई 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 बहन या बहन बहन में अगर ट्रांसप्लांट हो। चौथा लिखो, माता पिता और बच्चों में प्रत्यारोपण। माता पिता और बच्चों में प्रत्यारोपण। चार हो गए। पांचवा लिखो, निकटतम संबंधियों में प्रत्यारोपण। निकटतम संबंधियों में प्रत्यारोपण। निकटतम संबंधियों में प्रत्यारोपण। नंबर 6 लिखो, गैर संबंधी व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण। गैर संबंधी व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण यानी जो रिलेटिव नहीं है, अनरिलेटेड लोगों के बीच। गैर संबंधी व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण। अब इसमें एक बात आती है कॉर्निया को लेकर। किसको लेकर? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त प्रवाह नहीं पाया जाता, इसीलिए कॉर्निया में टिश्यू मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती। किसी का भी कॉर्निया किसी भी को भी प्रत्यारोपित कर सकते हैं, बस वो मनुष्य होना चाहिए और मनुष्य का कॉर्निया होना चाहिए। तो लिख लो स्टार लगा के कि कॉर्निया परत में रक्त परिसंचरण नहीं होता। कॉर्निया परत में रक्त परिसंचरण नहीं होता। कॉर्निया परत में रक्त परिसंचरण नहीं होता, इसलिए इसे बिना टिश्यू मैचिंग के किसी को भी प्रत्यारोपित कर सकते हैं। किसी को भी प्रत्यारोपित कर सकते हैं, जिसे हम नेत्रदान बोलते हैं। नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया निकाला जाता है। नेत्रदान का मतलब कॉर्निया दान होता है, पूरा आंख नहीं निकाल के कि तुम्हारा लगा दिए दूसरे को। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, प्रतिरक्षा संबंधी रोग। अगली हेडिंग डालो, प्रतिरक्षा संबंधी रोग। प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कुछ रोग पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा संबंधी रोग। प्रतिरक्षा संबंधी रोग। जिन्हें हम कहते हैं इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? इम्यून डिसऑर्डर। प्रतिरक्षा संबंधी रोग, इम्यून डिसऑर्डर। प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित 3 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक प्रकार का रोग है जिसे बोलते हैं एलर्जी। दूसरा है जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी।
और तीसरा है जिसे बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। एलर्जी मतलब एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी मतलब स्वप्रतिरक्षी, और इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता में कमी। तो लिखो कि प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी रोग, प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी रोग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी रोग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। नाम लिख लो, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसी। एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसी। एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले हेडिंग डालो एलर्जी। क्या होती है एलर्जी? एलर्जी एक अवस्था है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र की अति संवेदनशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र की अति संवेदनशीलता। यानी जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी बाहरी घटक के लिए अति संवेदनशीलता व्यक्त करता है तो उसे कहते हैं एलर्जी। अति संवेदनशीलता मतलब कि बाहरी घटक शरीर पर प्रभाव डाल रहा है और हमारा शरीर उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है, औकात से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसे कहते हैं एलर्जी। ठीक है, औकात से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, इसी को क्या कहते हैं? एलर्जी। समझ में आया? हाँ, तुम लोग मत ज़्यादा जाओ। हाँ सचिन, कुछ बोल रहे हो? नहीं, कुछ तो कह रहा था, कुछ तो बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? तो जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपनी क्षमता से अधिक प्रतिक्रिया देने लगता है, अति संवेदनशीलता व्यक्त करने लगता है, तो उस घटना को हम कहते हैं एलर्जी। अब जो बाहरी घटक के लिए संवेदनशीलता दे रहा है, उस बाहरी घटक को कहते हैं एलर्जेन। क्या बोलते हैं? एलर्जेन कुछ भी हो सकता है, कोई रसायन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई दवाई हो सकती है, एंटीबायोटिक हो सकता है, ठंड हो सकता है, गर्मी हो सकता है, धूल हो सकता है, धूप हो सकता है, कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है, दूध हो सकता है, हाँ, पॉलन ग्रेन हो सकता है, अंडा हो सकता है। कोई भी ऐसा घटक, रसायन जो शरीर पर, जिसके लिए शरीर अति संवेदनशीलता व्यक्त करता है, उसे कहते हैं एलर्जी, एलर्जन। जैसे मान लो, हाँ बोल भाई, चलो कह रही है सर, फील आता है कि पूछेगी सर ऐसे क्यों करते हैं। देख रहा है विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल के बात को घुमाया जाता है। गलत एक्टर चुन लिया। हाँ, गलत एक्टर चुन लिया। गलत एक्टर चुन लिया ना। तुमको ले जाना था, हमको ले जाना था। नहीं नहीं, मुझको कभी कभी लगता है कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है ना, गलत फील्ड में आ गए हैं। बाबा नहीं यार, बाबा नहीं।
नहीं नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो एलर्जी। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी बाहरी घटक के लिए अति संवेदनशीलता व्यक्त करता है तो उस घटना को एलर्जी कहते हैं। अति संवेदनशीलता व्यक्त करता है तो उस घटना को एलर्जी कहते हैं। अगला पॉइंट, ऐसे बाहरी घटक को एलर्जन कहा जाता है। ऐसे बाहरी घटक को एलर्जन कहा जाता है। लिखो, ये कोई रसायन कॉमा दवा कॉमा एंटीबायोटिक, ये कोई रसायन दवा एंटीबायोटिक कॉमा खाद्य पदार्थ जैसे अंडा दूध एवं वातावरणीय घटक जैसे ठंड गर्मी धूप धूल पॉलन ग्रेन कॉमा पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे। मतलब समझो, जैसे अब धान की कटाई हो रही है, हार्वेस्टर चल रहा है, तो हार्वेस्टर जब चलता है, धान की कटाई होती तो उसके जो रेशे उड़ते हैं, जब पेड़ कटेगा तो उसके पतले पतले रेशे उड़ते हैं हवा में, तो वो रेशे भी क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न कराते हैं। ठीक है, रेशे इत्यादि एवं परफ्यूम गंधक, क्या बोलेंगे परफ्यूम को, इत्र, हाँ लिख लो, इत्र इत्यादि एलर्जन के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, सबको किसी न किसी चीज से एलर्जी होती, सभी को किसी न किसी चीज से, किसी न किसी घटक से एलर्जी होती है। हो सकता है तुमको पता हो चाहे ना हो। ऐसा भी होता ना कि कौन बताएगा तुमको किससे एलर्जी है। सबको किसी न किसी चीज से एलर्जी है। कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें किससे एलर्जी है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, फिर बाद में पता चलता है। यार ऐसा क्या हो रहा है कि जब हम बैगन की सब्जी खाते हैं उसके बाद जो है 2-3 दिन तक तबीयत खराब रहती है। या कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस कि अगर दूध पी लिया उनने, अब दूध उनमें पचता नहीं है क्योंकि दूध को पचाने वाले एंजाइम उनमें नहीं बन रहे हैं, या दूध से प्रतिरक्षा तंत्र अति संवेदनशीलता व्यक्त कर रहा है, उन्हें बार बार उल्टी होती है। गलती से भी दूध पी लिया तो, या दूध से बने उत्पाद खा लिए, पनीर, चीज़, घी, मक्खन, वैसे लोगों का जीवन बर्बाद है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है। अंडे से एक होता है कि एलर्जी, एक होता है कि हम खाते नहीं।
खाते नहीं वाली बात नहीं हो रही है, खाते सब हैं, बस अंडा नहीं खा पाते क्योंकि वो पचता ही नहीं है। अंडा खा लिए तो पता चला कि बार बार वॉमिटिंग हो रही, तो वो क्या है, एलर्जी। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक से होती है, कुछ लोगों को एंटीबायोटिक सूट नहीं करती। तो सबको, कुछ लोगों को परफ्यूम से होती है कि कोई बहुत तेज परफ्यूम लगा के आया या हल्का सा भी लगा के आया और उनके नाक में चढ़ गया, अब उनको सर्दी जुकाम हो गया, तो वो भी क्या है, एलर्जी। कुछ लोग दिवाली की छुट्टी में गांव गए, अभी तो खैर लेट है, घर वालों ने खेती भी लगा दी, बोले काम करो, धान है काटो, हो गई। अब वहाँ धूल और पौधों में रहते हैं रेशे, लग गए पूरे शरीर पे, लाल चकत्ते पड़ गए। मेरे साथ ऐसा होता है, तो बहाना मिल जाता है काम से भागने का, तो वो भी एलर्जी है। तो एलर्जी क्या हो गई कि अति संवेदनशीलता। अब कुछ एलर्जी है जो रोग का रूप ले लेती हैं, तो लिख लो, एलर्जिक रोग, जिसे हम बोलते हैं अस्थमा। वैसे तो कई हैं लेकिन हम दो को देखेंगे। एक है अस्थमा। अस्थमा सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये कैसा रोग है, कैसा रोग है, एलर्जिक रोग है। तो लिखो, ये एक एलर्जिक रोग है, ये एक एलर्जिक रोग है जिसमें, ये एक एलर्जिक रोग है जिसमें एलर्जन के कारण, जिसमें एलर्जन के कारण श्वसन मार्ग, जिसमें एलर्जन के कारण श्वसन मार्ग में सूजन आ जाती है, श्वसन मार्ग में सूजन आ जाती है। अब होता क्या है यहाँ पे समझो कि धूल या पॉल्यूशन या प्रदूषण की वजह से श्वसन मार्ग में प्रतिरक्षा तंत्र की संवेदनशीलता विकसित हुई और सूजन आ गई। अब सूजन आ गई तो श्वसन मार्ग का जो व्यास है वो कम हो गया, और व्यास कम हो गया तो सांस अंदर तो चली जाती है लेकिन सांस छोड़ने में तकलीफ होती है। वैसे भी सांस को, मतलब सांस को छोड़ना आसान नहीं होता। तो जब व्यक्ति सांस को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी सीटी बज जाती है। तो जब सांस छोड़ने की कोशिश करता है तो ऐसा वीजिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, सीटी बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे वीजिंग साउंड कहा जाता है। क्योंकि सांस को, मतलब सांस को छोड़ने में इंसान की सीटी बज जाती है, ठीक है, तो वीजिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसमें कठिनाई हुई सांस को छोड़ने में, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि श्वसन में कठिनाई होती है। उन्होंने इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं स्पष्ट किया है, तो हम दोनों बातों को लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो कि इससे श्वसन मार्ग का व्यास कम हो जाता है, इससे श्वसन मार्ग का व्यास कम हो जाता है और श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है, और श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है, श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है तथा सांस छोड़ने पर, श्वसन क्रिया में कठिनाई होती है तथा सांस छोड़ने पर, तथा सांस छोड़ने पर सीटी बजने जैसी ध्वनि, तथा सांस छोड़ने पर सीटी बजने जैसी ध्वनि, सांस छोड़ने पर सीटी बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। सीटी बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे वीजिंग साउंड कहते हैं। ये अस्थमा की पहचान है। किसकी पहचान है? अस्थमा की पहचान। क्या है? वीजिंग साउंड। किस प्रकार का रोग है? एलर्जिक रोग है।
लिखो उपचार के रूप में उपचार के रूप में ब्रोंकियोडायलेटर्स, उपचार के रूप में ब्रोंकियोडायलेटर्स ड्रग्स, ब्रोंकियोडायलेटर्स ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाई, ड्रग्स का मतलब दवाई, ठीक है, वो मत समझ लेना। ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे साल्बुटामॉल, बेम्बुटेरॉल, फिमेटेरॉल, जैसे साल्बुटामॉल, बेम्बुटेरॉल, फिमेटेरॉल इत्यादि। साल्बुटामॉल, बेम्बुटेरॉल, फिमेटेरॉल इत्यादि। यही होते हैं जो फुसफुस आते हैं ना, वो पंप, हाँ उसमें यही रहते हैं, इनहेल करते हैं। तो लिख लो, इन रसायन को पंप द्वारा इनहेल किया जाता है, इन रसायनों को पंप द्वारा इनहेल किया जाता है, इन रसायनों को पंप द्वारा इनहेल किया जाता है। इनहेल किया जाता है। एक और लिख लो, उपचार में एक और पॉइंट आ जाता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन श्वसन मार्ग की एड्रेनलिन हार्मोन श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में शिथिलन कराता है। एड्रेनलिन हार्मोन श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में शिथिलन कराता है, श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में शिथिलन कराता है, श्वसन मार्ग की कोमल पेशियों में शिथिलन कराता है, जिससे व्यास बढ़ता है, जिससे व्यास बढ़ता है और अस्थमा में आराम मिलता है, जिससे व्यास बढ़ता है और अस्थमा में आराम मिलता है। और इसलिए एड्रेनलिन को एंटी एलर्जिक आराम मिलता है, जिससे एड्रेनलिन, इसलिए एड्रेनलिन को एंटी एलर्जिक भी माना जाता है, इसलिए एड्रेनलिन को एंटी एलर्जिक भी माना जाता है, एड्रेनलिन को एंटी एलर्जिक भी माना जाता है, एंटी एलर्जिक भी माना जाता है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एलर्जी। दूसरा है अस्थमा। दूसरा लिख लो, हे फीवर। हे फीवर, हे फीवर जो है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन और पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे के कारण श्वसन मार्ग में उत्पन्न होने वाली एलर्जी है। तो लिख लो कि पॉलन ग्रेन तथा पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे, पॉलन ग्रेन तथा पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे, पॉलन ग्रेन तथा पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे, पॉलन ग्रेन तथा पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे, पौधों से उत्पन्न होने वाले रेशे श्वसन मार्ग में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, श्वसन मार्ग में एलर्जी उत्पन्न करते हैं,
जिसमें लक्षण के रूप में सर्दी, खांसी, जुकाम, जिसमें लक्षण के रूप में सर्दी, खांसी, जुकाम तथा बुखार उत्पन्न होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम तथा बुखार उत्पन्न होता है। ये हो गया एलर्जिक रोग। दूसरा आ जाओ, ऑटो इम्यूनिटी यानी स्वप्रतिरक्षी। ऑटो इम्यूनिटी या स्वप्रतिरक्षी। अच्छा, स्वप्रतिरक्षी रोग हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो बस अभी मैं आप लोगों से उसी को लेकर पूछूंगा कि हमने कब कौन सा कहाँ पढ़ा था। और उस समय बोला भी था मैंने कि आगे जब ये आएगा तो मैं पूछूंगा। लिखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्वप्रतिरक्षी रोग। क्या होता है भाई इसमें? जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, लिखो, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर और ऊतकों के, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर और ऊतकों के विरुद्ध, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर और ऊतकों के विरुद्ध कार्य करने लगे, हमारे ही शरीर और ऊतकों के विरुद्ध कार्य करने लगे, हमारे ही शरीर और ऊतकों के विरुद्ध कार्य करने लगे तो उसे स्वप्रतिरक्षी रोग कहा जाता है। तो उसे स्वप्रतिरक्षी रोग कहा जाता है। तो उसे स्वप्रतिरक्षी रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वप्रतिरक्षी रोग। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। और पहला आता है हाशीमोटो डिजीज। किसको किसको याद है? जरा हाथ ऊपर करो। हाशीमोटो डिजीज जिनने पढ़ा होगा उनको हाशीमोटो याद आएगा, जिनने नहीं पढ़ा होगा उनको हाथीमोटो याद आएगा। किसको किसको हाशीमोटो याद आ रहा है? याद है ना? नहीं याद है? शाबाश। हाँ, याद है। एलिफेंटियासिस, पैर फूल जाता है, हाथीमोटो हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पढ़े लिखे लोग। तुम भी हो? हाँ, थायराइड क्या? थायराइड ग्लैंड नष्ट होने लगती है और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है। याद आया कुछ? किसने बोला था? तुम तो बोले साहब नहीं याद है। लिखो कि इस रोग में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, इस रोग में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऑटो एंटीबॉडी, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऑटो एंटीबॉडी बनाता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऑटो एंटीबॉडी बनाता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ऑटो एंटीबॉडी बनाता है जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करती है, जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी पाई जाती है। जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करती है, जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी पाई जाती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी पाई जाती है।
जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी पाई जाती। पहला हो गया हाशीमोटो डिजीज। दूसरा आ जाओ, परनीशियस एनीमिया। दूसरा आ जाओ भाई, परनीशियस एनीमिया। किसको किसको याद आ रहा है? परनीशियस एनीमिया कहाँ पढ़ा था? जहाँ आरबीसी पढ़ा था। किसने किसने आरबीसी पढ़ा है क्लास में? अच्छा, बाकी मैं टेबल कुर्सी को पढ़ा के गया हूँ। शाबाश, एकदम तुम लोग नाक हमारा ना कटवा दोगे हमारा, है ना? ऐसा लग रहा है। अपना तो तुम लोग नाक कटवाओगे ही। आज पन्ना पलटोगे बेटा, 5 मई के बाद पलटना, ज़्यादा फायदा करेगा 2026 में। हाँ बताओ भाई। बस सर पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, पुराना मत पूछो ना ना, पुराना पूछना पाप है। बस पढ़ाते जाओ, क्योंकि आप तो अपना काम कर दोगे, हमसे मत पूछो, क्योंकि हम हैं पढ़े लिखे अंगूठा छाप। पढ़ी है ना तू? क्यों नहीं याद आ रहा है? क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि सर आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। ऐसे शून्य से शुरू हुए थे, शून्य पे पहुंच जाएंगे और फिर गाना गाएंगे, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार। यहां बैठे 90% लोगों ने पढ़ा हुआ है और 9% को याद नहीं है। इसी पे अगर 10-10 लाठी पड़ जाए, थोड़ा टेढ़े होके चलेंगे 2-4-10 दिन, फिर सब याद होगा। बहुत निराश कर रहे हो तुम लोग हमको। लिखो, परनीशियस एनीमिया। क्या मतलब है फिर पढ़ाने का? हाँ, कुछ फायदा रहेगा? जब जो पूछो वही याद नहीं आता है, बाकी सब याद आता है। तो लिखो कि प्रतिरक्षा तंत्र से उत्पन्न ऑटो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र से उत्पन्न ऑटो एंटीबॉडी मास्ट कोशिकाओं से बनने वाले CIF कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रसायन को नष्ट कर देती हैं, जिसे नेज कारक भी बोलते हैं। CIF कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रसायन को नष्ट कर देती है, लिखो ये रसायन विटामिन B12
ये रसायन विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ये रसायन विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा विटामिन B12 RBC उत्पादन को बढ़ाता है तथा विटामिन B12 RBC उत्पादन को बढ़ाता है। RBC उत्पादन को बढ़ाता है। अतः CIF के नष्ट होने से CIF के नष्ट होने से RBC उत्पादन में कमी पाई जाती है। CIF के नष्ट होने से RBC उत्पादन में कमी पाई जाती है। RBC उत्पादन में कमी पाई जाती है। अगला लिखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अब तुम लोगों से मैं नहीं पूछूंगा, काहे को टाइम बर्बाद करो। लिखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस शरीर से उत्पन्न होने वाली ऑटो एंटीबॉडी शरीर से उत्पन्न होने वाली ऑटो एंटीबॉडी जो साइनोवियल संधि पर उपस्थित शरीर से उत्पन्न होने वाली ऑटो एंटीबॉडी जो साइनोवियल संधि पर उपस्थित लिगामेंट जो साइनोवियल संधि पर उपस्थित लिगामेंट को नष्ट करती है। साइनोवियल संधि पर उपस्थित लिगामेंट को नष्ट करती है, जिसके कारण संधि पर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है। जिसके कारण संधि पर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है। इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है और वेग में कठिनाई पाई जाती है। इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है और वेग में कठिनाई पाई जाती है। वेग में कठिनाई पाई जाती है। अगला रोग लिखो माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ये तो याद आ रहा होगा ना। माइस्थेनिया ग्रेविस तंत्रिका पेशी संधि पर उपस्थित रिसेप्टर तंत्रिका पेशी संधि पर उपस्थित रिसेप्टर कहाँ पढ़ा था ये? कब पढ़ा था? टेस्ट में आने वाला है ना। संडे को तुम लोग के तोते न उड़ा दिए ना पेपर में, फिर बात करेंगे। जो तुम लोग को एक फोकट का फालतू का कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, संडे को मिलते हैं। लिखो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या बोला? तंत्रिका पेशी संधि पर उपस्थित रिसेप्टर एंटीबॉडी द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जिससे संकुचन का संदेश
जिससे संकुचन का संदेश पेशी में स्थानांतरित नहीं हो पाता। जिससे संकुचन का संदेश पेशी में स्थानांतरित नहीं हो पाता। संकुचन का संदेश पेशी में स्थानांतरित नहीं हो पाता। पेशी में स्थानांतरित नहीं हो पाता। और पेशी लकवाग्रस्त पाई जाती है। और पेशी लकवाग्रस्त पाई जाती है। तो उस अवस्था को पेशी लकवाग्रस्त पाई जाती है तो उस अवस्था को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। तो उस अवस्था को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। तो उस अवस्था को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। क्या कहा जाता है? माइस्थेनिया ग्रेविस। अगला लिखो, तीसरा रोग कौन सा था? इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी। लिखो, प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया में कमी से प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया में कमी से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे नंबर 1 लिखो, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे नंबर 1 लिखो, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिखो, वायरस के संक्रमण से वायरस के संक्रमण से हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिका। वायरस के संक्रमण से सहायक टी कोशिका नष्ट होती हैं, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। सहायक टी कोशिका नष्ट होती हैं, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। बाकी इसकी डिटेल हम लोग जब एड्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। दूसरा आ जाओ, दूसरा है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये एक आनुवांशिक रोग है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन असक्रिय होता है।
एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन असक्रिय होता है, बनाने वाला जीन असक्रिय होता है, जिससे ये एंजाइम नहीं बन पाता, जिससे ये एंजाइम नहीं बन पाता। अब ये एंजाइम कहाँ आवश्यक है, तो लिख लो, ये एंजाइम लिम्फोसाइट्स के विभेदन में, ये एंजाइम लिम्फोसाइट्स के विभेदन में, ये एंजाइम लिम्फोसाइट्स के विभेदन में आवश्यक होता है, ये एंजाइम लिम्फोसाइट्स के विभेदन में आवश्यक होता है। लिम्फोसाइट्स के विभेदन में आवश्यक होता है, जिससे CMI और AMI, जिससे CMI और AMI दोनों प्रभावित होते हैं। CMI और AMI दोनों प्रभावित होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। इस रोग को ADA डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। इस रोग को ADA डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। बायोटेक में भी पढ़ा है अपन ने, ये जीन थेरेपी में ADA डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। यहाँ ख़त्म होता है आपका चैप्टर इम्यूनिटी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।